Hey lovely children, welcome to your own Akash Baiju's NEET channel. I am Dr. Pankhuri Miglani, your biology teacher. भाई हमने थर्सडे को शाम को काफी बात की थी एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में. मैंने 8 बजे एक बोनस सेशन भी लिया था आप लोगों के लिए जिसमें हमने सॉइल पोल्यूशन के बारे में थोड़ी बात करी थी. अब हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे आज के सेशन में क्योंकि सॉइल पोल्यूशन के सोर्सेज हमने देखा कि मल्टीपल हैं, राइट? तो आज कंटिन्यू करते हैं सॉइल पोल्यूशन को. जहां नोट्स बना रहे हो थर्सडे शाम से, राइट, 8 PM जो सेशन हुआ था सॉइल पोल्यूशन वाला, हमने 4 बजे वाटर पोल्यूशन की भी बात की थी, राइट? तो उसी नोट्स में कंटिन्यू रखिएगा. इस सेशन में मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं दैट in year 2022, Akash Baiju's has once again generated toppers in both JEE and NEET. And all these toppers had one common point, that they gave regular tests. They were also toppers of the ANTHE exam that is conducted by Akash Baiju's every year. ये कोई पहला साल नहीं है. It is India's largest scholarship test. So, appear for this exam and test your knowledge. Test where you stand in this country amongst lakhs and lakhs of aspirants. Anyways, you're going to test yourself in NEET exam amongst lakhs and lakhs. Might as well do it sooner than other competitors. है ना? So, register for this by clicking on the link in the description box. अगर आप ड्रॉपर हो, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, तो there is 1 year integrated classroom courses which are happening for NEET and JEE droppers. उसमें आपको 50% स्कॉलरशिप मिल सकती है. उस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए इफ यू आर अ ड्रॉपर रजिस्टर करने के लिए भी लिंक पर क्लिक कीजिए. 11th और 12th क्लास की सीरीज इंडिपेंडेंट चलती ही है. बहुत बच्चे मुझसे स्केड्यूल पूछते हैं. बेटा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, नोटिफिकेशंस ऑन रखोगे, तो कोई क्लास मिस नहीं करोगे. एक और तरीका मेरे पास ये है कि आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, है ना? आकाश बाइजूस नीट का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन एक्सप्लोर द फीचर्स ऑफ आकाश बाइजूस ऐप. इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. इस चैप्टर में से एनवायरमेंटल इश्यूज में से 3 MCQ हर साल आ जाते हैं. तो हमारे पास एयर पोल्यूशन है, हमारे पास वाटर पोल्यूशन है, हमारे पास सॉइल पोल्यूशन. ये 3 काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. आप कोई भी टॉपिक अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप मिस कर दो. इसीलिए मैं इस चैप्टर को इतना डिटेल में करवा रही हूँ. यूजुअली ये चैप्टर लोग या तो पढ़ाते नहीं है और जनता पढ़ती भी नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से मैंने इस चैप्टर को बांटा है कि आप ज्यादा परेशान भी ना हो, इस टॉपिक से बोर भी ना हो. शेयर जरूर कीजिएगा सेशन को और लाइक जरूर कीजिएगा. तो अपन ने एयर और वाटर पोल्यूशन खत्म कर ली है पुरानी क्लासेस में. सॉइल पोल्यूशन हमने स्टार्ट कर दी थी लास्ट क्लास में, जिसमें हमने कहा था कि सॉइल में कुछ ऐसा ऐड हो जाए जिससे प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, या फिर सॉइल में जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल में कमी आ रही है. भाई ग्राउंड वाटर कम होगा तो भी प्लांट ग्रोथ पर ही असर पड़ेगा. और तुम्हें पता है मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था ये कि जैसे ही प्लांट प्रोड्यूसर लेवल पे असर होगा तो पूरे का पूरा इकोसिस्टम डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. क्योंकि इकोसिस्टम स्टार्ट ही किससे होता है? प्रोड्यूसर से होता है. फिर हमने कहा था कि सॉइल पोल्यूशन के कॉजेज बहुत तरह के हैं. इट कैन बी कॉज्ड owing to the solid wastes and the agrochemical waste. Agrochemical waste तो वाटर पोल्यूशन में भी आया था कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, वीडीसाइड जो छिड़कते रहते हैं, हम दवाइयां छिड़कते रहते हैं, वो लैंड को पहले पोल्यूट करेगी फिर पानी में जाएगी ना, है ना? और सॉलिड वेस्ट में हमने बात की थी कि प्लास्टिक वेस्ट आर द मेजर कंसर्न, क्योंकि प्लास्टिक तो डिग्रेड ही नहीं होता, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. उसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल से निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हमारी फोन की बैटरीज एटसेट्रा. फिर हमने प्लास्टिक वेस्ट की बात की थी कि प्लास्टिक वेस्ट रिसाइक्लेबल नहीं है. यही एक प्रॉब्लम है कि आप इसको अगर बर्न करते हो प्लास्टिक को तो इट विल लीड टू लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन.
तो हमने कहा था 3 आवर्स एक ही तरीका है कि हम प्लास्टिक का यूज कम करें, और अगर हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो उसको रिसाइकल करें, राइट? अच्छा, इसमें एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था बाय मिस्टर अहमद खान, मिस्टर अहमद खान फ्रॉम बैंगलोर. या so what he did is he was a plastic sack manufacturer for 20 years. जब इनको पता लगा कि जो मैं चीज बना रहा हूं वो एक्चुअली प्लैनेट के लिए तो जहर है, वो प्लैनेट पे लाइफ को खत्म कर देने वाली चीज है, तो इन्होंने एक जुगाड़ निकाला, इन्होंने एक तोड़ निकाला. इन्होंने कहा कि जो प्लास्टिक वेस्ट होगा ना, मैं उसी से ही प्लास्टिक वेस्ट को आप क्या करोगे, कैसे डिकम्पोज करोगे? डिकम्पोजिशन तो होगी नहीं उसकी, तो मैं इससे एक पाउडर बनाऊंगा, रिसाइकल्ड प्लास्टिक से एक पाउडर बनाऊंगा, रिसाइकल्ड प्लास्टिक से एक पाउडर बनाऊंगा कॉल्ड एज पॉली ब्लेंड. और ये जो पॉली ब्लेंड है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो सड़कों को लेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसकी वाटर रिपेलेंट कैपेसिटी बहुत अच्छी है. तो इन्होंने पॉली ब्लेंड से बैंगलोर में सड़कें बनाना शुरू कर दी. फिर इन्होंने हाथ में लाया रैक पिकर्स से. इन्होंने रैक पिकर्स को कहा घर घर जाके सारा प्लास्टिक मेरे पास लेके आओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा. तो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर दी. इससे ज्यादा नोबल कुछ हो ही नहीं सकता ना. तो इन्होंने रैक पिकर्स को कहा प्लास्टिक उठा के लाओ घरों से, मैं उससे पॉली ब्लेंड बनाऊंगा. एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी, सारा प्लास्टिक वेस्ट घरों का रिमूव कर लिया, और कुछ ऐसा बनाया जिससे हमें मदद मिली. Undertook road construction in collaboration with Bangalore City Corporation and RV Engineering College. इनको इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियर्स की जरूरत थी to make this mix, poly blend mix. It is a fine powder of modified और recycled plastic. इसको इन्होंने बिटुमिन के साथ, पॉली ब्लेंड प्लस बिटुमिन, ये प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है, फिर मत कहना मुझे पता नहीं था. तो जो पॉली ब्लेंड है, इट इज अ फाइन पाउडर विच इज मेड अप ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक. उसको बिटुमिन के साथ जब आप मिक्स कर देते हो, ही यूज्ड इट टू ले द रोड्स एंड ही लेड 40 किलोमीटर्स ऑफ रोड. बैंगलोर में 40 किलोमीटर्स ऑफ द रोड वॉज लेड डाउन. बिटुमिन इसके साथ मिक्स करने से और ज्यादा पॉली ब्लेंड की क्वालिटी एनहांस हो गई कि सड़कें यूजुअली जब एक नई सड़क बनती है तो वो टूटती कैसे है, जब बारिश होती है, पानी से, है ना. तो बिटुमिन मिलाने से वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज और बढ़ गई. और अकॉर्डिंग टू द डेटा, दिस हेल्प टू इंक्रीज द रोड लाइफ बाय अ फैक्टर ऑफ 3. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ओके. अच्छा, उससे क्या हुआ, जब इन्होंने रैग पिकर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी, तो इन्होंने कहा कि भैया मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, मैं तुम्हें, अगर तुम 1 किलो का बैग लेके आओगे प्लास्टिक का, तो मैं तुम्हें 6 रुपए दूंगा. सो दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ एनफोर्समेंट. इन्होंने सबको मिला लिया, सबको साथ लेके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया. तो सॉलिड वेस्ट की बात यहां पे हो गई. अब एग्रोकेमिकल वेस्ट की बात करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एग्रीकल्चर को एनहांस करने के लिए, अगर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन वाली क्लास याद है, अब ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो हम इंसेक्ट्स और पेस्ट्स को मारते हैं, इंसेक्टिसाइड से इंसेक्ट्स को मारते हैं, हम इस बारे में बात कर चुके हैं पहले. फर्टिलाइजर्स, ताकि फटाफट हमारी यील्ड बढ़ जाए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इनसे भरे हुए फर्टिलाइजर्स जब हम यूज करते हैं, क्योंकि हमें कम टाइम में हमारा काम बनाना है कि भाई क्रॉप फटाफट ग्रो करके यील्ड दे दे और उसको कोई डिजीज भी ना हो. एक तो ये चीजें फार्मर्स के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा लोड डालती हैं. और तुम्हें पता है प्रॉब्लम ये है कि आज फार्मर्स को ऐसा क्यों करना पड़ता है? वाई डू दे हैव टू डू इट टुडे? वाई द यूज ऑफ दीज सब्सटेंसेस हैज बीन इंक्रीजिंग ग्रीन रेवोल्यूशन से भी ज्यादा? क्योंकि प्रेजेंटली हमारी सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो बहुत कम है. सॉइल की वो कैपेबिलिटी कि हेल्दी प्लांट्स ग्रो कर सकें, अच्छी खासी यील्ड दे सकें. अब इससे क्या होता है, सॉइल का पीएच बिगड़ गया, सॉइल के माइक्रोब्स मर गए,
जो वहां पे नॉर्मल बैक्टीरिया फंगस ग्रो करते थे वो मर गए, लेकिन वो सॉइल की हेल्थ के लिए जरूरी थे। अच्छा, अब जब हमने ये ज्यादा न्यूट्रिएंट्स डाल दिए तो एक न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाता है। न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस हो गया तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हुई, और ये कुछ न्यूट्रिएंट्स प्लांट की बॉडी के अंदर आ गए, हमने खा लिए, बाकी पानी में चले गए। वो बात हम वाटर पोल्यूशन में कर ही चुके हैं। सो एग्रोकेमिकल वेस्ट इज अ वेरी डेंस सोर्स ऑफ पोल्यूशन इफ यू आस्क मी, है ना। अब जब हम एक पेस्टिसाइड को यूज करते हैं या इंसेक्टिसाइड को यूज करते हैं तो वो सिर्फ उस इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को नहीं मारता भाई, वो तो केमिकल है ना। तो वो कभी कभी अच्छे उसी फील्ड में आने वाले अच्छे इंसेक्ट्स, जो प्लांट के साथ अच्छे इंसेक्ट्स हैं, उनको भी, बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स स्पेशली माइक्रोब्स को भी मार देता है। एंड माइक्रोब्स, सम माइक्रोब्स आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर द सॉइल, दे मेंटेन द सॉइल, है ना। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है भाई? मैं एक ऐसा सोल्यूशन निकालूं जिससे मुझे बाहर से कुछ यूज ही ना करना पड़े, एंड आई एम एबल टू मेंटेन माई एग्रीकल्चरल आउटपुट्स, protect the plant from diseases, and my cost of agriculture is also reduced, क्योंकि पैसे हम ज्यादा नहीं लगा सकते एज अ डेवलपिंग नेशन। सो दिस इज द टुडेज एरा। आजकल इनफैक्ट एवरी फार्मर इज encouraged to take up organic farming. It is a beautiful method to solve all the problems, not only the problems that a farmer faces for agriculture, but also very necessary for our environment. देखते हैं क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। यार ऑर्गेनिक फार्मिंग के कीवर्ड्स हैं, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, इट इज अ इंटीग्रेटेड प्रोसेस, इट इज अ जीरो वेस्ट प्रोसेस। ओके, ये तो 3 कीवर्ड्स हैं, फिर मैं पूरी बात आपको बताऊंगी। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस में लाने वाला कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं था, बहुत बड़ा रिसर्चर नहीं था, बट अ सिंपल मैन, रमेश चंद्र डागर, अ फार्मर फ्रॉम सोनीपत इन हरियाणा। ही फर्स्ट प्रैक्टिस्ड दिस इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड का मतलब बहुत कुछ साथ में हो रहा है, लेकिन बाकी चीजें देखो, अगर बहुत कुछ साथ में हो रहा है यानी कि साइक्लिकल हो रहा है। अपन जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं वापस आ रहे हैं, और क्योंकि हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं वापस आ रहे हैं, इस प्रोसेस में जीरो वेस्ट हो रहा है। ओके, यानी कि द वेस्ट ऑफ वन प्रोसेस is used in another. For example, human excreta, kitchen waste, domestic sewage is used as manure in the agricultural field. तो वो वेस्ट गया। एग्रीकल्चरल फील्ड से जो धान निकला, मान लो प्लांट वेस्ट निकला भाई, उस प्लांट वेस्ट से मैंने बना ली बायोगैस, या उस प्लांट वेस्ट से मैंने बना लिया चारा अपने ही कैटल का। तो एनिमल हस्बेंड्री भी आ गई। कुछ कुछ पता लग रहा है? लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस। वो इतना सक्सेसफुल हो गया, उनकी कॉस्ट इतनी कम हो गई एग्रीकल्चर की फॉर दिस जेंटलमैन, एंड द यील्ड वाज सो गुड that his idea was adopted by many farmers, और अब तो ये आग की तरह फैल रहा है। In fact, agricultural institutes are educating farmers. There are courses to teach people organic farming. लेकिन अभी भी इसको और ज्यादा फैलने की, अवेयरनेस फैलने की जरूरत है, because farmers are really struggling economically in our country. Let's face that. तो उन्होंने क्लब स्टार्ट किया called as हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, जिसमें 5000 लोग आकर जुड़ गए। तो क्या अप्रोच थी, जरा स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। इनका एग्रीकल्चरल, अच्छा
यहां पे हम प्रूव करेंगे वो सारे पॉइंट्स। तो इंटीग्रेटेड, साइक्लिक, जीरो वेस्ट, वो सारे कीवर्ड्स को ना अभी अपन देखेंगे। उन्होंने क्या किया, उनका जो एग्रीकल्चरल क्रॉप फील्ड था, नंबर 1 क्रॉप फील्ड है ना, अपने क्रॉप वेस्ट को उन्होंने कंपोस्ट कर दिया, मिट्टी में दबा दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, जब इसको कंपोस्ट कर दिया तो वो मेन्योर बन गया, उनको बाहर से फर्टिलाइजर्स, मेन्योर्स नहीं लाने पड़े। सही बात है, द कंपोस्ट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर। सो वेस्ट ऑफ वन प्रोसेस विल बी यूज्ड टू ग्रो अनदर सेट ऑफ क्रॉप्स। फिर उनके पास जो एनिमल्स थे, ही डज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड, नंबर 2, नंबर 3 क्रॉप फील्ड, नंबर 1। तो यहां से उनके घर में मिल्क प्रोड्यूस आ रहा है, ज्यादा आ रहा है तो ही कैन सेल इट। और जो कैटल का एक्सक्रीटा था वो भी इट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर एंड मेन्योर। और इन जानवरों को ही खिलाएंगे क्या, बाहर से कुछ नहीं लाना है, अपने को कॉस्ट कम करनी है। द पोल्ट्री एंड एनिमल्स आर फेड एडिबल क्रॉप पार्ट्स, सीड्स खिला दिए, राइट, एंड कलेक्ट्स एनिमल ड्रॉपिंग्स टू मेक मेन्योर, और ज्यादा मेन्योर मिल गया। तो मैं कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रही, मैं पानी और सॉइल को पोल्यूट नहीं कर रही, मैं सारा कुछ नेचुरल कर रही हूं, राइट। अब हम कभी कभी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए वी कैन यूज दीज माइक्रोब्स विच आर नेचुरली, अदरवाइज विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन द सॉइल। भाई अगर किसी सॉइल में डेफिशिएंट है तो आप बाहर से केमिकल मत लाओ, आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहां पे ग्रो कर दो। सो दीज आर कॉल्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स, वी हैव स्पोकन अबाउट इट। तो राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एजोला, है ना। अच्छा, अब इसमें एक और अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या हो सकती है कि कई फार्मर्स इसमें बी कीपिंग, एपीकल्चर भी कर लेते हैं। एग्रीकल्चर नहीं, एपीकल्चर भी कर लेते हैं। एपीकल्चर की हमने बात की है। सो ही कैन सेल बीज वैक्स एंड हनी ऑल्सो। इससे एक और फायदा होगा, अगर वो एपीकल्चर करते हैं तो क्रॉप्स में पॉलिनेट, बिकॉज बी इज द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर, तो उससे क्या हुआ भाई, उनकी नेचुरली काफी ज्यादा पॉलिनेशन बढ़ जाएगी। So what is organic farming? What do you realize now? It is an integrated organic farming is a cyclical zero waste procedure where waste products from one process are cycled in as nutrients for other processes. Hence it is super awesome. Right? अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होती है, यूजुअली हमारे जो सिटीज हैं उनमें थर्मल पावर प्लांट्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई जो हीट एनर्जी है ना उसको यूज करोगे कोल बर्न करके। थर्मल पावर प्लांट्स में हम हीट कैसे जनरेट करते हैं, कोल बर्निंग से। अब तुम्हें पता है कि कोल बर्निंग से हद से ज्यादा नुकसानदायक कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। लेकिन हमारे शहरों को इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा चाहिए। भाई एयर कंडीशनर्स इतने सारे हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, मॉल्स हैं, तो अपन क्या करेंगे, अपने को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए लेकिन एयर पोल्यूशन नहीं चाहिए, तो अपन क्या करेंगे। तो अब दे हैव फाउंड आउट कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज करो इंस्टेड ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। दिस इज, ये तोड़ हमने निकाला है कि जो न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस है, नेचुरली आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, उससे जो हीट जनरेट होती है, राइट, व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, यू नो दैट। उससे जो हीट जनरेट होती है, उस हीट से हम जनरेटर्स चलाते हैं और ये जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। कॉन्सेप्ट सेम ही है, बट अपन कोल जैसे हार्मफुल सब्सटेंस को बर्न नहीं कर रहे हैं, तो हमारी वो जो वेस्ट गैसेस हैं विच आर वेरी वेरी हार्मफुल, वो उसमें कटौती आ जाएगी। दिस प्रोसेस रिलीजेस मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नथिंग बट द न्यूक्लियर एनर्जी। अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनो, इसमें भी डर है
कि यूजुअली हम न्यूक्लियर एनर्जी, ये न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इन एलिमेंट्स को यूज करते हैं. आपका यूरेनियम हो गया, रेडॉन हो गया, रेडियम हो गया, पोलोनियम हो गया. गलती से भी अगर लीकेज हो गई तो फिर it will be catastrophic. So the danger as compared to a thermal power plant, the danger of leakage from a nuclear power plant can be, it can erase populations together. ठीक है? So nuclear power plants produce electricity, very good. There are zero greenhouse gas emissions. Greenhouse gases कौन सी हो गई भाई? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो गई, राइट? अब वो जो लीकेज होगी, इट विल रिलीज, तुम्हें पता है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं. तो एक्सीडेंटल लीकेज या फिर इम्प्रॉपर डिस्पोजल अगर इनकी की, जो कि पास्ट में हो चुका है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं दैट गोज फॉर जनरेशंस टुगेदर. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कैन कॉज जेनेटिक डिफॉर्मिटीज, और इमीडिएटली तो लोगों को ब्लाइंड कर देना, डेथ, मेनी पीपल डाई. ऐसा हुआ था 1970s में 3 माइल आइलैंड में, जब गैस लीक फ्रॉम अ न्यूक्लियर पावर प्लांट. ओके, और यहां पे जो रिएक्टर्स थे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, इट वाज गुड. लेकिन उसी तरह शर्नोबिल इंसिडेंट हुआ था, और उसके बाद 4-5 जनरेशंस तक मेनी मदर्स lost the capacity to bear children. Children, for after the episode, they were born with genetic deformities. Limbs नहीं है, right? There are brain deformities. So many people experience children, stillbirths. Yeah, tumors, lot of cases of cancer. क्योंकि you have to understand from your knowledge of chemistry that radioactivity is not something to be joked about. Right? So these are some of the things that we have to be aware of. Heavy casualties. Chernobyl incident happened in 1986. 3 Mile incident happened in 1970s. Yeah? Birth defects. Very, very enhanced, serious, incurable birth defects. A lot of people suffered from thyroid cancer. You can do nothing about it. What can you do about birth defects? What can you do something about which has happened at genetic level? What can you do about cancer, which is just uncontrolled division of the cell? So radioactive waste ka disposal has to be done properly. You cannot leave it in the environment like a solid waste. Okay? So radioactive wastes are also generated by fuel processing factories, by chemical laboratories, and sometimes from hospitals in the medical waste as well. क्योंकि वहां पे एक्सरे मशीन्स होती है ना, ठीक है? तो वहां पे डिफरेंट डायग्नोस्टिक मशीन्स होती हैं जहां पे रेडियो एक्टिव मेटल्स कैन बी यूज्ड. तो इट कैन लीड टू एन एरे ऑफ सिम्टम्स, पीपल, लॉट ऑफ सिम्टम्स. या और लोअर डोजेस में, हायर डोजेस में तो बर्थ डिफेक्ट्स हमने देख लिया, स्किन डिसऑर्डर्स हमने देख लिया, बर्न्ड स्किन, पीपल हैव दिस acute radiation syndrome and there is no cure for it. Lower dose में people are experiencing more and more cardiovascular diseases these days. This is one of the reasons. Increased cases of cancer, this is one of the reasons. तो अभी तक जो हमने तोड़ निकाला है वो ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से या कोई भी इंडस्ट्री से अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट निकल रहा है तो एक ऐसे स्पेशल कंटेनर्स बनाएं which are meant, which will seal this waste. सबसे पहले उसको handling has to be proper. भाई हैंडल करते करते if you are exposed to radioactive waste, खत्म होगी कहानी. तो हैंडल करके ऐसे कंटेनर्स डेवलप्ड नेशंस में ये हो रहा है जिसमें वो वेस्ट कंप्लीटली सील्ड है, और उसके बाद या तो उसको जमीन में या फिर पानी में, इधर इन लैंड और वाटर, आप 500 मीटर डीप तक दफनाओ. ठीक है? ताकि गलती से भी हमारे टेरेस्ट्रियल एरिया में, हमें ओपन में, हमारे इकोसिस्टम में ये ना घुसे. सो 500 डीप. अभी तक हमारे पास यही तोड़ है. वी हैव टू वर्क अ लॉट ऑन दिस. वी हैव टू डिवाइज मेथड्स because we haven't reached there. Yeah, so a lot of
ब्रेनस्टॉर्मिंग हैज टू बी डन ऑन दिस। तो इसके साथ हमारी सॉइल पोल्यूशन कंप्लीटली खत्म हो जाती है। हमने उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख लिया है। इस चैप्टर के नोट्स ढंग से बनाते रहना। इफ यू हैव एनी डाउट्स, मैम इज हियर, पुट देम इन द कमेंट सेक्शन। Yeah, take care of yourself and keep working very, very hard. Thank you.